हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। हम इसको अलग अलग करते हैं, बिजनेस को अलग कर ले, इन्वायरमेंट को अलग कर ले। बिजनेस आप देखते हैं कोई भी ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाभ कमाना, ठीक है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी है, जो इन्वायरमेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इस प्रकार इस पूरी टर्म का मतलब हो गया कि ऐसी बिजनेस के चारों तरफ जो भी विषय वस्तु है या वातावरण है, जो भी गतिविधियां हैं, उनको बिजनेस इन्वायरमेंट में शामिल किया जाता है। इसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होता है उसके इन्वायरमेंट को समझना, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में रहकर कहता है, और सोसाइटी में उसके सराउंडिंग भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उन सभी का उस व्यवसाय करने वालों को या उसके जो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है। इन सभी की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। आइए हम देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉरस इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन who have to ability to influence the working of an organization। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा फोर्स होता है, कोई ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होता है जिसके द्वारा क्या होती है, किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग एक्टिविटी होती है या कंडीशन होती है, उसको इन्फ्लुएंस करने या उसको प्रभावित करने की अक्षमता को क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सब क्या क्या है, आइए देखते हैं। फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर कौन कौन से हैं इसके, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। जो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, जितना भी फोर्स होता है वो टोटली एक्सटर्नल होता है। उस पर बिजनेस का क्या है, कोई भी अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, यानी उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको बस वह समझ के अपनी दिशा निर्देश चेंज कर सकता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू ए बिजनेस फर्म। जो बिजनेस के बाहर के जितने भी फोर्स हैं उनको क्या कह सकता है, वो इसकी विशेषता है। नेक्स्ट वन है इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल फोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड इन्वेस्टर, कंपटीटर, कस्टमर इत्यादि, ठीक है, हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फ्रॉम डायरेक्टली, वाइल जनरल फोर्स इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशनल विच अफेक्ट ए बिजनेस फर्म इनडायरेक्टली। जो स्पेसिफिक फोर्स कौन से होते हैं, जो व्यवसाय को डायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टर है, कंपटीटर है, कस्टमर है, ये उसको डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। जैसे कोई सप्लायर है जो उसको रॉ मटेरियल देने से मना कर दे तो क्या होगा, उसको डायरेक्टली रूप से प्रभावित करेगा। इसके बाद जनरल फोर्स क्या होते हैं, जनरल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री पे, पूरी इकोनॉमिक्स पे क्या होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। जैसे सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल और लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इत्यादि। इंटर रिलेटेडनेस, all the force factor of a business environment are closely interrelated. For example, increased awareness of health care has raised the demand for organic food। जितने भी फोर्सेस होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल के तौर पे माने कि यदि लोगों में क्या है, अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ती है तो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं ऑर्गेनिक फूड की, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर है डायनमिक, बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए डायनमिक इन नेचर विच कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फैशन एंड टेस्टेड इत्यादि। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डे टू डे लाइफ में क्या है, बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि रिजिड है, ये क्या है, डायनमिक नेचर का है, इसमें चेंज आता रहता है। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी,
Uncertainty. Business environment is uncertain as it is difficult to predict the future environmental change and their impact with full accuracy. ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है। हम बिजनेस इन्वायरमेंट को कभी भी फुल्ली रूप से क्या करने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में जाकर क्या होगा, ठीक है। ये चेंज इसमें आते रहते हैं, इसकी कभी भी फुल एक्यूरेसी नहीं होती। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिल। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट सेपरेटली बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल नेचर का होता है, तो इसलिए हम इसको क्या है एक साथ इसको नहीं समझ सकते। हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करके छोटा छोटा करके हम इसके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वन इज है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट हु इम्पैक्ट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म। क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट प्रत्येक फर्म को उसकी कंट्री के बेस पे क्या है और रीजन के बेस पे और फर्म टू फर्म वेरी करता है, अलग अलग तरह से अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे माने कि यदि लोगों की प्रेफरेंस क्या है चाय से शिफ्ट होकर कॉफ़ी पे चली जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो इम्पैक्ट आते हैं। एक तो चाय से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, कॉफ़ी पे। जो चाय पीने वाले हैं, जो चाय की प्रोडक्ट है यानी प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उसका क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा उसका तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कॉफ़ी वाले को, कॉफ़ी को जो प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। इससे हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट है जो क्या करता है, फर्म टू फर्म वेरी करता है, प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब ऐसी कौन से इसकी ज़रूरत है या आवश्यकता है, इसका महत्व है जिसके लिए हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इससे क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से हमें क्या है, हमें जो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एडवांटेज ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाई एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट प्रियर टू कंपटीटर। जो अपने कंपटीटर से क्या है हम उसको पहले लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जब भी कोई बिजनेस वैरी होता है तो क्या करते हैं, उसके सामने चुनौतियां आती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चुनौतियां हैं जिसका सामना करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लंबे समय तक रन कर सकते हैं। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स विच में एडवर्सली अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। जो उसके ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं उनका पता चलता है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर कंपनी एंटर इनटू ऑटो इंडस्ट्री। जब से क्या है कि ऑटो सेक्टर में जो हमारी होंडा एंड अदर कंपनी आई हैं उसकी वजह से क्या है, बजाज ऑटो है डे टू डे उसमें इम्प्रूवमेंट करता आ रहा है अपने ऑटो में, तो जिससे क्या है उसको बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट से हमें अपने इन्वायरमेंट का पता चलता है कि कहाँ पर हमें अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उनको टैप करके आसानी से उनका यूज कर सकते हैं। देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्स सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार इन ऑर्डर टू नाउ द availability of resource and making them available on time at economical price, knowledge of a business environment is necessary। इससे क्या होता है कि हमें टाइम पर रिसोर्स को मिलने के साथ साथ हम उनको इकोनॉमिक कंडीशन या प्राइस पर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज है कोपिंग विद रैपिड चेंज। Continuously study scanning of business environment help in knowledge the change which are taking place and thus they can be faced effectively।
इससे क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करने से हमें जो रैपिड चेंज आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसको समझने में हमें सहायता मिलती है, जिससे क्या हो सकता है हम अपने जो बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। असिस्टेंस नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग and analyze of business environment help an organization in planning and policy formulation। इससे क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से हमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हमारी पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं और हमारी प्लानिंग को अच्छी बनाते हुए हम एक न्यू पॉलिसी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि हम अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिसके जरिए क्या कर सकते हैं हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं, या कोई भी एक बिजनेस है जो किन किन कंपोनेंट से प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे इसमें हम समझेंगे कि क्या है, ये क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, ये एक बिजनेस के अंदर के हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा कैसा होता है। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर्स, वर्कर, कस्टमर, ये क्या है, एक बिजनेस को डायरेक्टली वे में प्रभावित करते हैं कि मैनेजर कैसे हैं, उनके वर्कर कैसे हैं या उनके कस्टमर कैसे हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली स्पेसिफिक नेचर में इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, आगे बढ़ने से इसका वाइड एरिया आता है, जिसके क्या आता है, हम इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो बिजनेस के हाथ में नहीं होता है। इस पर बिजनेस का किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है, ये जैसा होगा वैसे होगा। बस इसको क्या कर सकते हैं, इससे अवेयर होकर हम हमारी पॉलिसी में चेंजेस करके इसके अनुरूप अपन खुद को ढाल सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, डेमोग्राफिक, सोशल, कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल। ठीक है, इन सभी को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इंटरनल, और ये क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है जनरल वे में, सबके लिए समान होता है, लेकिन इंटरनल क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। जैसे उसके कस्टमर कैसे हैं, ओनर कैसा, इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन और कॉम्पिटिटर्स। इस प्रकार ये क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्टली वे में इफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट से और क्या बेनिफिट होता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इससे क्या है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। करेक्ट एनालाइज एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस टाइप का है। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड सीडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इसमें क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की थी, जुलाई 1991 में। उस टाइम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए क्या किया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी, जिसमें हमने बाहर के कंपटीटर को क्या किया था, हमारे यानी फॉरेन ट्रेड को अलाउ किया था हमारे देश में आने के लिए। इसके क्या थे मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इस प्रकार हैं। ओनली सिक्स इंडस्ट्री वर कैप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। इसमें केवल 6 इंडस्ट्री को छोड़ा गया कि जिसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी को क्या कर दिया गया, ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया कि बगैर लाइसेंस के भी आप अपने बिजनेस रन कर सकते हो। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्री। जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको बहुत कम कर दिया गया, ओनली वो 4 सेक्टर थे, जिसमें क्या था कि पब्लिक जो गवर्नमेंट का क्या था डायरेक्ट रोल था, बाकी किसी सबको प्राइवेट कर दिया गया। डिस इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है किसी में पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट होता है इसका उल्टा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि किसी बिजनेस से पैसा निकालना। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या है, बहुत से पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे पैसा निकाल लिया और उसको क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। फॉरेन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज एंड इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलॉटेड। तो क्या थी जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन ट्रेड करने के लिए क्या थी, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उनको बहुत लिबरलाइज यानी उदार कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, आसान कर दिया गया, जिससे बहुत से सेक्टर में तो क्या कर दिया गया कि 100% तक क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। क्या होगा कि बहुत सी जो फॉरेन के साथ क्या है, फॉरेन कंपनी के साथ साइन करने के लिए बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज में लाया गया, उनकी परमिशन दे दी गई ताकि नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में आए। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट FIPB का गठन किया गया, जिससे क्या है, वाज सेटअप एंड प्रमोटेड एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ला सके। वेरियस बेनिफिट वर ऑफर्ड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हैं, इनका एक जो सोसाइटी या इकोनॉमी को रिफॉर्म करने में या उसको ऊपर बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, इसलिए इसको किया गया, इसमें बहुत सारे बेनिफिट देकर इनको इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज टू प्रमोटेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इन चीज़ों को लागू करने के? सबसे पहला है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण में क्या होता है कि इट्स मीन्स ब्रिंगिंग ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। इससे क्या हुआ कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, उससे जो गवर्नमेंट के अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल थे उनको हटा दिया गया। एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, फ्रीडम जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी उसको हटा दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस को अपने वे में डिसाइड कर सकते हैं कि उसका स्केल क्या रहेगा। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो वस्तुओं और सेवाओं की एक दूसरे जगह से आवागमन था, उन पर रिस्ट्रिक्शन होती थी, उनको घटा दिया गया। रिड्यूस इन टैक्स रेट घटा दिया गया, जिससे क्या होगा कि लोग जैसे जैसे मोटिवेटेड होंगे कि बिजनेस करें। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसिंग, प्राइस फिक्स करने के लिए उनको फ्रीडम मिल गई। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर जो एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उससे क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो कागजात होते हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया ज़्यादा। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिया गया कि एक देश के नेशन को या इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने अपने आप को पीछे ले लिया। डिस इन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे बहुत सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उसमें डिस इन्वेस्टमेंट करके, यानी सरकार ने अपना पैसा वापस करके उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। ठीक है। सेटिंग अप BIFR टू रिड्यूस सिक यूनिट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग सफरिंग लॉसेज। ठीक है, BIFR का जो गठन किया गया, जिससे क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज ऐसे थे जो सिक मतलब बीमार पड़ी यूनिट थी, उनको क्या हुआ, लॉस से बचाने के लिए। इट एम एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, रिड्यूसिंग बजटरी डिफिशिएट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स। इसमें एक देश के संसाधनों का अच्छे से यूज करने के लिए क्या किया गया, सरकार ने
प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। प्राइवेटाइजेशन होता है निजीकरण। निजीकरण इसमें सरकार अपनी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप देती है या बेच देती है, जिससे सरकार को बेनिफिट होता है, और फिर उस संपत्ति का संचालन कौन करते हैं? निजी लोग करते हैं। इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आसान शब्दों में देखें तो इस ये होता है एक प्रवाह। इसी मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में स्थापित करना, ताकि हम कहीं से भी कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विस को प्राप्त कर सके। इट मीन्स इंटीग्रेटेड ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। एक जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था उनको मिलाकर क्या करना कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक यानी एक अर्थव्यवस्था तैयार करनी। ठीक है। द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन विच इंक्लूड इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, जो इम्पोर्ट करना था उसमें उदारीकरण किया गया, और एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रो रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करके क्या कर दिया गया? जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइजेशन इंक्रीज इंट्रैक्शन अमंग ग्लोबल इकोनॉमिक अंडर द एजिस, या उसके क्या किया? ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार WTO के थ्रू क्या किया गया कि विश्व में जो व्यापार है उसको आसान करने के लिए WTO का गठन किया गया, ताकि वह उनकी देखरेख कर सके कि व्यापार अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे है डायमेंशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं। एक इंटरनल जो उसको डायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, और होता है जनरल। जनरल क्या होता है? जनरल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो सभी इंडस्ट्री पर सेम इफेक्ट डालता है। इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इट हैज़ इमीडिएटेड एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द income of people, monetary policy, price level are some economic factor which could affect business firm. Economic environment may offer opportunity to a firm or it may put constraints. इससे क्या होता है कि कुछ कुछ फर्म को फ़ायदा भी होता है, कुछ को नुकसान भी होता है। इसमें क्या क्या होता है? मेनली मनी से रिलेटेड क्या है? डिसीजन लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, उससे क्या होता है? बिजनेस हमारा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड वेरी सोशल फोर्सेज सच एज कस्टमर बिलीफ्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफस्टाइल वैल्यू। ये क्या होता है कि इन सभी चीज़ों से जो एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उससे क्या होता है? बिजनेस इफेक्ट होता है। चेंज इन सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन। एग्जाम्पल, नाउ ए डे पीपल आर क्या है? पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड द हेल्थ। अभी के टाइम में क्या है? जो लोग हैं अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिमांड ऑफ मिनरल वाटर, डाइट कोक हैज इंक्रीजेज वाइल डिमांडिंग ऑफ तंबाकू फैटी फूड प्रोडक्ट हैज डिक्रीजेज। इससे क्या था? जो मिनरल वाटर है उसकी तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डिमांड, और इसके अलावा जो तंबाकू है और फैटी प्रोडक्ट है, ठीक है, फूड स्ट्रीट हो गया, इससे क्या होता है? उनको डिमांड है जो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट या इफेक्ट होते हैं उसको हम किस में गिनते हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं। इट्स प्रोवाइड न्यू एंड एडवांस वे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यह एक नई टेक्निक को क्या है? लाता है। ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटरिंग द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प
in facing competition and improving quality of the product. For example, digital watches in replace of traditional watches, artificial fabric in place of traditional cotton and silk fabric, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट, ये सभी क्या है टेक्नोलॉजी के वो हैं एग्जाम्पल है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जियो का भी है। जब जियो ने क्या किया कि जो इन्वायरमेंट को स्टडी किया और उस टाइम पे सभी लोग जहाँ 2G 3G के पीछे भाग रहे थे, तब जियो ने 4G लॉन्च किया और उसने बिजनेस यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कितनी अच्छी अपनाई। देखो पहले तो उसने जो अपनी सिम थी उनको बिल्कुल टोटली क्या कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका प्राइस इंक्रीज करते करते अभी वही पैक जो 300 रुपये में डलता था अभी वही 750 के करीब पहुंच गया है और लोगों को ख़रीदना भी पड़ रहा है। इस प्रकार यदि हम टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन अल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटी। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोलिगेशन गवर्नमेंट अफेक्टिंग द बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है, बेंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन फॉर IT ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से बेंगलोर और हैदराबाद IT के सबसे ज़्यादा हब बन गए हैं। अब जैसा पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, बिजनेस पर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। इट कॉन्स्टिट्यूट द लॉ एंड legislation passed by the government, administrative order, court judges, decision of various commission and agency. Business have to act according to various legislation and their knowledge is very necessary. एग्जाम्पल है इसमें, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ सिगरेट। जैसे सिगरेट का कोई भी होता है तो उसमें एडवर्टीजमेंट आता है ना, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से क्या आता है कि लीगल इन्वायरमेंट जो वैधानिक तौर पर किसी व्यवसाय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजर स्टेप इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या ऐसे कौन से मेजर स्टेप दिए गए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। इसमें हम देखते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई, जिसमें क्या था, अंडर दिस द इंडस्ट्री हैव बीन फ्रीड टू ए large extent form of license and other control. Effort have been made to encourage foreign investment. इससे क्या किया गया कि जो बिजनेस में है कि यदि कोई व्यापारी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता है तो वो कहीं तक एक्सटेंड कर सकता है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यह क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए बनाया गया ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आए। नेक्स्ट है न्यू ट्रेड पॉलिसी। द फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल, द एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन एलिमिनेटेड। इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या किए गए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस टैरिफ लगाए गए थे, उनको क्या कर दिया गया, बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया, ना के बराबर कर दिया गया, जिससे क्या हो सकता है, जो हमारा ट्रेड है वो एक अच्छे से हो सके और जो पुरानी रिस्ट्रिक्शन की पुरानी एज थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है फिस्कल रिफॉर्म्स। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फर्टिंग इन द इंडियन गवर्नमेंट हिज एक्सेसिव फिस्कल डिफिसिट। जो फिस्कल घाटा है, जो घाटा उसको कम करने के लिए क्या गया, सरकार ने रिफॉर्म की गई। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट मीन्स कंट्री हिज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम।
कि जो एक देश की क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था है जो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिस्कल डेफिसिएट, हिंदी में इसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए ईयर इन ए कंट्री। ये क्या होता है? जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में, यानी एक अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस की गई सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को क्या कहते हैं हम? जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी रिफॉर्म। इट इज ए sort of control policy through which the central bank control the supply of money with a view to achieving objective of general economic policy। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है अन्य बैंकों पर, जो उसको जो भी ब्याज दिया जाता है, या एक इकोनॉमिक में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे वह क्या है कि इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके उसको क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप टू डेवलपमेंट ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट को अपनाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? रिफॉर्म किए। कौन से किए? सबसे पहला, सेबी हैज बीन इस्टेब्लिश्ड। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई। जो बीएससी और एनएससी जो भी एक्सचेंज बोर्ड हैं उन पर क्या रखता है? ध्यान रखता है, ताकि उनमें किसी प्रकार का गलत एक्टिविटी ना हो। नेक्स्ट आता है द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज बीन लिफ्टेड। जो रिस्ट्रिक्शन थी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे, उनको क्या कर दिया? हटा लिया गया। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड। प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया गया? ऑर्डर पास कर दिए गए। डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू रिमूव प्राइस कंट्रोल इन मैनी प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, पेट्रो प्रोडक्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन आल्सो रिमूव। इसमें जो बहुत सी चीज़ें थी उन पे क्या था? जो प्राइस का कंट्रोल था कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उन्होंने सरकार ने हटा लिया। अब जो व्यापारी है वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? प्राइस डिसाइड कर सकता है। कौन से सेक्टर आते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, आयरन एंड स्टील और पेट्रो प्रोडक्ट्स, इन पर क्या कर दिया? सरकार ने अपने जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटा लिया गया। अब देखते हैं हम कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट पॉलिसी आती हैं उनसे हमारे क्या आता है? बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इंक्रीजिंग कंपटीशन। इससे क्या हुआ? डी लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म इंडियन मार्केट हिज इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म। जब हमने क्या किया कि गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड के लिए क्या कर दिया गया? 100% अलाउ कर दिया गया। उस कंडीशन में क्या हुआ कि ज़्यादा व्यापारी होने से क्या हुआ? उनका कंपटीशन बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर। न्यू कस्टमर आर मोर अवेयर एंड दे कीप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन of the market, as the result of which now market is customer buy oriented. Now product are produced keeping in mind the demand of customer। आज के टाइम में क्या हो गया कि जो कस्टमर है मोर डिमांडिंग हो गया, और आज के टाइम में जो भी प्रोडक्ट क्या है बनाया जाता है वो किसको ध्यान में रखा? कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज चेंज इम्प्रूव्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, एज द रिजल्ट ऑफ विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट मिनिमम कॉस्ट, बट इट लीड टू टच चैलेंजेस इन फर्स्ट ऑफ स्मॉल फर्म। कि इससे क्या होता है कि रैपिड चेंज टेक्नोलॉजी के आने की वजह से क्या हो सकता है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं कम समय में, और क्या है? लोअर कॉस्ट पर। लेकिन क्या होता है जो छोटी फर्म है
जहाँ पर इतना कैपिटल नहीं होती, इतनी पूंजी नहीं होती, उस कंडीशन में क्या होता है कि वह इसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, जो उनके लिए क्या है, एक चैलेंज के रूप में आता है। नेसेसिटी फॉर चेंजेज आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी the market forces demand and supply are changing at a very fast rate. Change in various components of business environment has made it necessary for a business firm to modify their policy operation for time to time. Necessity change, इससे क्या होती है कि जो डिमांड एंड सप्लाईज की जो हमारी डे टू डे में क्या होती है, चेंज होती रहती है। जो आज के टाइम में कस्टमर डिमांडिंग हो गया है, उसकी वजह से जो हमारी जो उसकी डिमांड है वो डे टू डे चेंज होती रहती है। और जिस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके ही हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हमारे डे टू डे चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या है, हम एग्जिस्ट लंबे समय तक कर सकते हैं। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स द चेंज इन मार्केट कंडीशन ओवर टूडे रिक्वायर पीपल विद हायर competence and greater commitment. Hence there is a need for developing human resource which could increase their efficiency and इफेक्टिवनेस। इससे क्या होता है कि जो आज के टाइम में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें क्या है, उसमें कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके द्वारा क्या करना पड़ता है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स को, HRM को क्या है, डेवलप करना पड़ता है। एक अलग से सेक्टर के रूप में बन के उभरा है जो हमारा HRM है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बिजनेस में एक अलग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। मार्केट ओरिएंटेशन अर्लियर सेलिंग कॉन्सेप्ट वाज फेमस इन द मार्केट, नाउ इट्स प्लेस required by customer marketing, research, educational and advertisement after sale service have become more significant. पहले क्या होता था, पहले जो मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि हम जितना प्रोडक्शन करेंगे हम क्या है उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में प्रोडक्शन मायने नहीं रखता कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में मायने रखता है कि आप प्रोडक्ट जो है कि प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, जो क्या है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केटिंग, रिसर्च, एजुकेशनल, एडवर्टीजमेंट देने पड़ते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन बजटरी support to public sector. The budgetary support given by the government to the public sector is reducing, thus the public sector has to survive and grow by utilizing their own resource efficiently. तो क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर के जो भी फर्म थी उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो भी पैसा देना कम कर दिया गया, जिससे क्या होता है कि वह अपने सर्वाइव करने के लिए अपने ही पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वे अच्छे से काम करते हैं। इस प्रकार ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस को क्या फीचर हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, और बिजनेस को इफेक्ट कौन से कंपोनेंट करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। फिर गवर्नमेंट के रिफॉर्म देखे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।